नमस्कार। आज की बात की शुरुआत करते हैं योगी आदित्यनाथ के एक्शन की बड़ी खबर से। कल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बड़ा फैसला करेंगे। ऐसा फैसला जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में काफी दूर तक सुनाई देगी। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की कल तीसरी बैठक होगी और मेरे पास पक्की जानकारी है कि अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा पूरी तरह से बंद कर देंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी में बड़े बदलाव किए जाएंगे। कल यूपी सरकार की कैबिनेट की तीसरी मीटिंग होने वाली है। कैबिनेट की मीटिंग में अखिलेश यादव की सरकार के वक्त की ट्रांसफर और पोस्टिंग की पॉलिसी में बड़े बदलाव को मंजूरी दी जाएगी। आपको याद होगा, अखिलेश यादव ने पॉलिसी बनाई थी कि एक जिले में एक अफसर 6 साल से ज्यादा नहीं रह सकता और एक डिवीजन में किसी की 10 साल से ज्यादा पोस्टिंग नहीं हो सकती। योगी आदित्यनाथ की सरकार इसे बदलकर एक जिले में ऑफिसर की पोस्टिंग की सीमा 5 साल और एक डिवीजन में 7 साल करने का प्लान बना चुकी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कल तीसरी कैबिनेट बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि पिछली जो अखिलेश यादव की सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी थी वो योगी आदित्यनाथ बदल सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि जो जिले में एक अधिकारी 6 साल तक रह सकता था और मंडल में 10 साल तक उसकी तैनाती हो सकती थी, लेकिन अब योगी सरकार इसको बदलने जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि कल ये फैसला होगा कि जिले में अब अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और मंडल में 7 साल रह सकेंगे। ये जो बैठक है ये तीसरी बैठक है। इसके पहले जो 2 बैठक हो चुकी है उसमें योगी सरकार 24 फैसले कर चुकी है, जिसमें किसानों का कर्जा माफ करना, जो आने वाली गर्मी है जो जून होगा उसमें ये वादा किया है उत्तर प्रदेश की जनता से कि शहरों में 24 घंटे, जो जिला मुख्यालय है वहाँ 24 घंटे बिजली दी जाएगी और जो तहसील और बुंदेलखंड है वहाँ 20 घंटे और गांव में 18 घंटे बिजली दी जाएगी। इसके अलावा 15 जून तक पूरे यूपी को गड्ढा मुक्त करने की बात कही गई है। आलू किसानों को, गन्ना किसानों को बड़ी राहत पिछली कैबिनेट मीटिंग में दी गई है। अब कल की ये बैठक शाम को 5 बजे यहाँ लोक भवन में होगी, जिसमें और भी कई बड़े फैसले हो सकते हैं। रुचि कुमार हमारी संवाददाता जो लखनऊ में मौजूद है, उन्होंने बताया कौन से बड़े फैसले योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में कल हो सकते हैं। रुचि ने एक और बड़ी खबर दी। उन्होंने बताया योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा फैसला। रुचि ने कहा कि आदित्यनाथ ने आज जो कहा उसका मतलब यह है कि देश में सबके लिए एक कानून होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड वक्त की जरूरत है। जिस तरह से ट्रिपल तलाक के खिलाफ महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद की है, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर उसे अनसुना किया गया तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर जो मौन है वो भी बड़े गुनहगार हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती है। इस मौके पर एक बुक रिलीज के कार्यक्रम में योगी ने ट्रिपल तलाक और कॉमन सिविल कोड के मुद्दों पर बात की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग आज ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर खामोश हैं वो वही गुनाह कर रहे हैं जो द्रौपदी के चीरहरण के दौरान खामोश रहने वालों ने किया था। मुझे याद आता है जब आज लोग देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं, तो मुझे महाभारत की वो सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है, इस पाप का दोषी कौन है, चीरहरण की घटना का दोषी कौन है। कोई बोल नहीं पाया था, केवल विदुर ने कहा था। विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के। ये बात थी ट्रिपल तलाक की। अब आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कॉमन सिविल कोड की बात कैसे की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जिक्र किया और कहा कि चंद्रशेखर भी वन नेशन थ्योरी में भरोसा करते थे। वो भी चाहते थे देश में सबके लिए कानून एक जैसा हो। उन्होंने कहा था कि जब हमारे फौजदारी के मामले समान हैं तो फिर शादी ब्याह के कानून भी समान क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर भारत एक है, वन नेशन की थ्योरी अगर हमें अपनानी है तो फिर कॉमन सिविल कोड के बारे में उनकी धारणा स्पष्ट थी। हमारी राजनीतिक आधार राष्ट्र के हितों पर घात प्रतिघात करके हमारी राजनीति महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है।
हमारी राजनीति राष्ट्र के दायरे में रहकर के होनी चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर के होनी चाहिए। योगी की इस बात का विरोधी दलों ने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन आजम खान बोले। आजम खान ने कहा कि ट्रिपल तलाक मुसलमानों का अंदरूनी मसला है, इसमें कोई और दखलंदाजी न करे तो बेहतर होगा। हम तो ना हमें ना हमारे उलमा को, जब सती प्रथा खत्म हुई, धर्म को बदला गया, तब भी हमें यह हक नहीं था बोलने का। आज भी यह हक नहीं है मुसलमानों को कि कैसे फेरे लिए जाएं, क्या मंत्र पढ़े जाएं। तो हमारी नमाज कैसे हो, रोजा कैसे हो, शादी तलाक कैसे हो, ये हम पर ही छोड़ दें, हमारा मामला हम पर ही छोड़ दें। योगी ने अब तक जो कहा उसे पूरा किया है। अब तक ट्रिपल तलाक के इशू पर, कॉमन सिविल कोड के इशू पर वो खामोश थे, लेकिन आज इन दोनों मसलों पर बोले और बड़े साफ साफ बोले। उनका इरादा साफ है, मुस्लिम महिलाओं से जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे, क्योंकि योगी ने कहा कि नहीं समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ रहेगा समय लिखेगा उनका भी अपराध। वैसे पिछले 30 दिन में योगी किसी मामले में तटस्थ नहीं रहे हैं, साफ साफ बात की है, सीधे सीधे फैसले किए हैं। आज उनकी सरकार को 30 दिन पूरे हो गए। पिछले 30 दिन में योगी आदित्यनाथ ने बड़े और कड़े फैसले किए। आपको कुछ फैसले बताते हैं, आपको अंदाजा लगेगा कि 30 दिन में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने के पूरे सिस्टम को कैसे हिलाकर रख दिया। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च को चीफ मिनिस्टर के पद की शपथ ली थी और कुर्सी संभालते ही बड़े फैसले लेने की शुरुआत की। सबसे पहले योगी ने अपने ही मंत्रियों से कहा कि 15 दिन के भीतर वो अपनी कमाई और संपत्ति का ब्यौरा दें। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभालने के अगले दिन योगी ने राज्य के अफसरों के साथ मीटिंग की। इस बैठक में योगी ने अफसरों को करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो टॉलरेंस अपनाने को कहा। अफसरों के साथ पहली बैठक में योगी ने उन्हें बीजेपी का संकल्प पत्र दिया और हफ्ते भर में उस पर एक्शन प्लान बनाने को कहा। शपथ लेने के 2 दिन बाद योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का पहला चुनावी वादा पूरा किया। महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ पर लगाम लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का आदेश दिया। 22 मार्च को योगी ने एक और बड़ा फैसला किया। योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया कि गैर कानूनी ढंग से चल रहे बूचड़खानों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। राज्य में बिना लाइसेंस कोई भी स्लॉटर हाउस नहीं चलेगा। इस पर एक्शन हुआ, राज्य भर में रेड हुए, इलीगल स्लॉटर हाउसेस बंद हो गए। छठे दिन योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती की। सभी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करने को कहा और दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ 3000 दुकानों से सस्ती जेनेरिक दवाएं बेचने का फैसला भी किया। 25 मार्च को योगी ने 2 बड़े फैसले किए। पहला ये कि 15 जून तक यूपी की सड़कों के गड्ढे भरने का आदेश और दूसरा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी। 1 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट में करप्शन की जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश दिया। 45 दिन में रिटायर्ड जज की टीम इस पर रिपोर्ट सौंपेगी। 4 अप्रैल रामनवमी का दिन था। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस दिन चीफ मिनिस्टर ने 9 बड़े फैसले लिए थे। सबसे खास था किसानों की कर्ज माफी का। योगी ने चुनाव में वादा किया था कि रामनवमी के दिन वो पूरा कर दिया और छोटे किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए गए। 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को राहत दी। 5 अप्रैल को योगी सरकार ने सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी। योगी ने डॉक्टरों से अपील की कम से कम 2 साल वो गांव में जाकर गरीबों का इलाज करें। योगी ने यह भी वादा किया कि वो अगले 5 साल में 25 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, जिसमें 6 एम्स जैसे संस्थान होंगे। 7 अप्रैल को योगी सरकार ने फैसला किया कि पिछली सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है उसे हटाकर मुख्यमंत्री शब्द को जोड़ा जाए। अखिलेश की सरकार ने कई योजनाओं में नाम लगाते हुए अपनी पार्टी के प्रचार का ध्यान रखा था, समाजवादी शब्द का इस्तेमाल किया था। इन सभी योजनाओं के नाम बदलने का ऐलान हो गया। 10 अप्रैल को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी। बिजली बिल डिफॉल्टर्स को सरकार ने फैसला किया कि 31 मार्च तक के बिजली बिल पर सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा और डिफॉल्टर्स को बकाया रकम चुकाने के लिए EMI की सुविधा दी गई। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसानों और छोटे कारोबारियों को हुआ। बिजली से जुड़ा एक और बड़ा फैसला 11 अप्रैल को हुआ योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट मीटिंग में। इस बैठक में सरकार के साथ पावर फॉर ऑल एग्रीमेंट पर केंद्र सरकार के साथ सहमति हुई। ऐलान किया गया कि गांव में 18 घंटे बिजली दी जाएगी, तहसील में 20 घंटे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। धार्मिक स्थलों पर भी 24 घंटे बिजली देने का ऐलान योगी आदित्यनाथ ने किया। 12 अप्रैल को योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में बदलाव किए। 20 बड़े आईएएस अफसरों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया। अखिलेश यादव के करीबी अफसरों को उनके पदों से हटाया। 12 अप्रैल को ही
बीपीएल परिवारों का नया सर्वे कराने के आदेश भी दिए। 13 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम लड़कियों के लिए एक बड़ा फैसला किया। गरीब मुस्लिम लड़कियों के सामूहिक विवाह का खर्च सरकार उठाएगी और शादी के बाद हर जोड़े को 20,000 रुपए की मदद भी देगी। इसका सबसे बड़ा फायदा राज्य की करीब 20% मुस्लिम आबादी को होगा। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। इस दिन योगी सरकार ने स्कूलों में महापुरुषों के नाम पर होने वाली छुट्टियों को रद्द करने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने आदेश दिया कि इस दिन स्कूलों में छुट्टियां करने के बजाय महापुरुषों के ऊपर 1 से 2 घंटे का कार्यक्रम हो। योगी जिस दिन यूपी के चीफ मिनिस्टर बने उस दिन उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, यूपी में बड़े बड़े बदलाव होंगे। बदलाव सिर्फ होंगे नहीं, दिखाई देंगे। और वाकई में 30 दिन में यूपी में बड़े बदलाव दिखाई दिए, जिसका जिक्र हमने अभी भी किया। योगी आदित्यनाथ ने सुलझे हुए अंदाज में फैसले किए। इससे कुछ लोग आश्चर्य हुआ होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहले किसी सरकार में मंत्री कभी नहीं रहे, लेकिन वो 5 बार लोकसभा का चुनाव जरूर जीते। गोरखपुर में उनका मठ, उसके काम और लोगों से हर रोज का संपर्क किसी छोटी मोटी सरकार के काम से कम नहीं है। यह अनुभव योगी आदित्यनाथ के 30 दिन के एक्शन में साफ दिखाई दिया। आज सोनू निगम का एक ट्वीट दिन भर टीवी चैनल पर और सोशल मीडिया में चर्चा में रहा। सिंगर सोनू निगम ने सुबह सुबह ट्वीट कर दिया था कि वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन रोज अजान की आवाज से उनकी नींद टूट जाती है। सोनू निगम ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम की शुरुआत की थी तब न तो बिजली थी न ही लाउडस्पीकर, फिर आज लाउडस्पीकर से अजान क्यों सुनाई जाती है। सोनू निगम ने यह भी पूछा उन पर अजान के जरिए दूसरा धर्म क्यों थोपा जा रहा है। सोनू के बयान पर मुस्लिम स्कॉलर्स के तरह तरह के रिएक्शन आए, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं सोनू का वो ट्वीट जिसको लेकर पूरी चर्चा शुरू हुई। मैं मुसलमान नहीं हूं, फिर भी मुझे अजान की आवाज से सुबह उठना पड़ता है। भारत में जबरदस्ती धर्म थोपा जाना कब बंद होगा? जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम की शुरुआत की थी उस वक्त बिजली नहीं थी, तो फिर एडिसन के बाद मुझे ये शोर क्यों सुनना पड़ रहा है? मुझे नहीं लगता कि किसी मंदिर या गुरुद्वारे में बिजली का इस्तेमाल उन लोगों को जगाने के लिए किया जाता है जो उस धर्म का पालन नहीं करते। फिर ऐसा क्यों है? मैं ईमानदारी से सवाल पूछ रहा हूं। यह गुंडागर्दी है बस। मौलवियों ने, उलेमाओं ने सोनू निगम की आलोचना तो नहीं की, नाराज भी नहीं हुए, लेकिन उनकी बात को गलत बताया। फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि मस्जिद से अजान होती है, मंदिरों में भजन होते हैं, ये धार्मिक परंपराएं हैं, इन पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। ये जरूर है कि अगर दूसरे को तकलीफ हो तो लाउडस्पीकर के वॉल्यूम को कम रखा जाए तो बेहतर होगा। अजान तो भारत में बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन अब क्यों दिक्कत हुई है तो उन्हीं को पता होगा। अजान तो 1 मिनट 2 मिनट होती है और उसका वॉल्यूम भी कोई ज़्यादा नहीं होता, और हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे घर के नीचे परसों जागरण था, रात भर हम और सारे मोहल्ले वाले जागते रहे। रोज़ ही कहीं ना कहीं जागरण है, कहीं कुछ है, कोई धर्म का कोई प्रोग्राम है, तो बर्दाश्त तो सबको करनी पड़ती है। जो भी धर्म स्थान है, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, ये हमारा पहले से मानना है कि वहाँ लाउड स्पीकर का अगर यूज़ हो तो बहुत ही स्लो वॉल्यूम होना चाहिए, किसी को तकलीफ़ ना हो। हमारा मकसद ये है कि हमारा काम निकल जाए, किसी को तकलीफ़ ना हो। लखनऊ में खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी इसी तरह की बात कही। फिरंगी महली ने कहा कि अजान सुनकर कई हिंदू भाइयों को सही वक्त का पता चलता है और वो अपना योग शुरू कर देते हैं। सोनू निगम ने जो अजान पर एतराज़ किया है, हम समझते हैं ये उनका एतराज़ बिल्कुल ही बेजा है। और अजान अगर आप देखें तो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम उसको उसमें लगता है। ये हमारे एक मजहबी रिचुअल का हिस्सा है और हम नहीं समझते कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। कई हमारे हिंदू भाई इसी अजान को सुन करके उनको वक्त का सही अंदाज़ा होता है और वो सवेरे योगा करने भी जाते हैं। तो ये हमारे कम्युनल हारमोनी और गंगा जमनी तहजीब की ये सब चीज़ें हैं। मंदिरों में शंख बजते हैं, भजन गाए जाते हैं, गुरुद्वारों में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के यहाँ होते हैं। अल्लाह करम है, भगवान ईश्वर का करम है कि हमारे मुल्क में कभी भी इन बातों पर कोई भी किसी ने एतराज़ नहीं किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एक और सेक्रेटरी जफर जिलानी हैं। उन्होंने इसे सोनू निगम की पर्सनल प्रॉब्लम बताया। उन्हें अपने घर के पास की मस्जिद में जाकर बात करने की सलाह दी। तो जिस इलाके में रहती है उस इलाके के मुसलमानों से अप्रोच करें, भाई तुम इधर सुबह की अजान दिया करो, तो अपना हमारी तरफ जो है उसको ना करो। ये तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। क्या वाकई उनकी नाम अगर आँख खुल जाती है तो हमें इस पर उनसे सिंपैथी रखना चाहिए
और उनकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए कोशिश करना चाहिए। लेकिन आजम खान ने अपनी फितरत के मुताबिक सोनू निगम को तीखा जवाब दिया। आजम खान ने कहा कि सोनू निगम दौलतमंद हैं, वो इस इलाके को छोड़ दें जहां उन्हें अजान की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे इलाके में न रहें जहां कानों में इतनी उनके लिए नागवार आवाज़ आती हो, तो ऐसे इलाकों से दूर रहें। जाहिर है नाचने गाने वालों को तो वैसे भी ऐसी जगहों पर रहना चाहिए जहां वो अच्छा रियाज कर सकें, अच्छे सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। दौलतमंद लोग हैं, ऐसी जगहों पर रहें जहां भजन की आवाज़ ना आए, जहां गुरबानी न सुनाई दे, जहां अजान सुनाई न दे। तो नाचने गाने वालों के लिए तो वैसे भी थोड़ा सूट नहीं करता। वैसे सोनू निगम ने काम तो थोड़ी हिम्मत का किया है। उन्होंने वो बात कह दी जो बहुत सारे लोग महसूस करते हैं लेकिन कहने में डरते हैं। लेकिन मौलवियों की बात सही है कि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि लाउड स्पीकर से किसी को दिक्कत न हो, उनका वॉल्यूम कम रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाटीदार आरक्षण आंदोलन के बाद पहली बार पटेल समुदाय को सीधे सीधे संबोधित किया। मौका था सूरत में किरण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन का। इस हॉस्पिटल को पाटीदार आरोग्य ट्रस्ट ने बनाया है। 500 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। इस हॉस्पिटल की आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी और आज इसका उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी पहुंचे। लेकिन शुभकामनाएं देने के बजाय नरेंद्र मोदी ने हॉस्पिटल को श्राप दे दिया। मैं डायमंड की फैक्ट्री का उद्घाटन करता तो मैं कह देता कि आपकी फैक्ट्री फले फूले, आपका कारोबार बढ़े। आप टेक्सटाइल का इंडस्ट्री करते तो मैं शुभकामना देता, लेकिन आज मैं श्राप देता हूं, शुभकामना नहीं देता। मैं चाहूंगा कि किसी को भी अस्पताल में आने की जरूरत न पड़े। और एक बार आना पड़ा तो दोबारा कभी आने की जरूरत न पड़े, ऐसा मजबूत इंसान बनकर के यहां से जाए, ये भी साथ साथ शुभकामनाएं देता है। इसके बाद मोदी ने कहा वो पब्लिक के लिए रोज बड़े बड़े लोगों से कैसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। अब दवा बनाने वाली कंपनियों से नाराज हो गई हैं क्योंकि उन्होंने 700 दवाओं की कीमत 90% कम कर दी। आज किसी मध्यम वर्ग के परिवार में अगर एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो उस परिवार का पूरा अर्थकारण समाप्त हो जाता है। भारत सरकार ने अभी हेल्थ पॉलिसी घोषित की है। अब दवाइयां, मैं गुजरात में था तो आपको मालूम है बहुत लोगों को मैं नाराज करता था। अब दिल्ली में गया हूं तो देश में भी बहुत लोगों को नाराज करता रहता हूं। हर दिन एक काम करना ऐसा है कि कोई तो मेरे से नाराज हो ही जाता है। अब जो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां जिस इंजेक्शन के कभी 1200 रुपया लेते थे, जिन गोली की कभी 350-400 रुपया लेते थे, हमने सबको बुलाया, वो क्या कर रहे हो, कितनी लागत होगी, क्या खर्चा होगा, और नियम बना करके जो दवाई 1200 में मिलती थी वो 70-80 रुपये में कैसे मिल जाए। करीब 700 दवाइयां उसके दाम तय कर लिए। चूंकि मौका हॉस्पिटल के उद्घाटन का था, इसलिए नरेंद्र मोदी ने बीमारी की बात की, दवा की बात की, डॉक्टर की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा उनकी सरकार जल्द ऐसा कानून बनाने जा रही है जिससे डॉक्टरों के लिए सस्ती दवा लिखना कानूनन जरूरी हो जाएगा। हम अस्पताल में सस्ती दवाई के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना ये प्रारंभ कर रहे हैं ताकि बहुत सस्ते में। अब अभी भी मैंने देखा है कि डॉक्टर लोग पर्चा लिखते हैं, पर्चा ऐसे लिखते हैं ताकि वो गरीब आदमी को बेचारे को समझ नहीं, तो उस दवाई की दुकान में माल खरीदने जाता है जहां महंगी मिलती है। हम कानूनन व्यवस्था करने वाले हैं। डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है, तभी आदमी गरीब व्यक्ति सस्ते में दवाई खरीद सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने हॉस्पिटल के उद्घाटन के मौके पर विरोधी दलों पर तंज़ीह कसा। मोदी ने कहा मैं सिर्फ आधारशिला का पत्थर लगाने में भरोसा नहीं करता, मैं काम पूरा करने में यकीन करता हूं। जब मैं यहां था तो कहता था
कि जिसका शिलान्यास मैं करूंगा उसका उद्घाटन भी मैं करूंगा। तो लोगों को लगता था ये बड़ा अहंकारी है, ये अहंकार नहीं था। ये मेरे मन में एक कमिटमेंट है कि ये शिलान्यास करके पत्थर गाड़ करके तख्तियां लगाने की फैशन समाप्त होनी चाहिए। जो चीज शुरू करे वो चीज परिपूर्ण होनी चाहिए। अगर परिपूर्ण नहीं होने वाली है तो शुरू नहीं करना है। ये अस्पताल परिवार भाव से बहाया गया परिश्रम से बना हुआ है। पैसों से ज्यादा मूल्यवान परिश्रम होता है, पसीना होता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में पाटीदारों से इमोशनल बात की। पाटीदार आरक्षण आंदोलन का केंद्र रहे सूरत में प्रधानमंत्री मोदी ने पटेल समुदाय को करीब लाने की कोशिश की। मोदी ने कहा सूरत आकर उन्हें अपने परिवार जैसा महसूस होता है। मोदी एक पटेल परिवार का किस्सा सुनाते सुनाते काफी भावुक भी हो गए। मैं और जगह पे जाता हूं तो मुझे कभी कभी फील होता है कि लोगों ने मेरे से नाता तोड़ दिया। हर किसी की नजर में मैं प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन एक अगर कोई अपवाद है तो मेरा सूरत है। मैं जब भी मिला हूं वही प्यार, वही अपनापन, प्रधानमंत्री वाला कोई टैग कहीं नजर नहीं आता है। आपको हैरानी होगी, मुझे फोन क्या आया, क्या रात को सर्किट हाउस में आप रुकने वाले हैं तो बाजरे की रोटी भेज दूं क्या, खिचड़ी भेज दूं क्या। आज सुबह भी मुझे जो नाश्ता आया, एक परिवार ने पुराने मुझे वो अपने सौराष्ट्र में जो मोटी भाकरी बनाते हैं ना, उनको याद था, सुबह सुबह भेज दी। उनको पता है प्रधानमंत्री को क्या खाना क्या नहीं खाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये परिवार भाव है। प्रधानमंत्री मोदी के सूरत दौरे में आज एक इंटरेस्टिंग वाकया भी हुआ। प्रधानमंत्री का काफिला सूरत की सड़कों से गुजर रहा था। उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग सड़कों के दोनों तरफ खड़े होकर मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। इसी बीच 4 साल की एक छोटी सी बच्ची प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास आ गई। अचानक बच्ची के करीब आने से सिक्योरिटी में तैनात लोग हरकत में आ गए। उन्होंने बच्ची को रोकने की कोशिश की। एसपी जी ने बच्ची को दूर रखने का इशारा किया, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बच्ची को देख लिया। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और बच्ची को मिलने के लिए अपने पास बुलाया। मोदी ने बच्ची को प्यार दिया। पिछले 2 दिन से जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लोगों का दिल जीतने की कोशिश की है, उनका इरादा साफ है कि अब गुजरात इलेक्शन से पहले बीजेपी को फिर से वो ताकत देना चाहते हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने 13 साल राज किया। गुजरात के सबसे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर रहे। गुजरात में मोदी के काम ने उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। गुजरात में 13 साल की सरकार चलाने का अनुभव उनके फैसलों में हर रोज दिखाई देता है। इसलिए उन्हें भरोसा है कि अब गुजरात के लोग मोदी को देखेंगे, उनकी बात को सुनेंगे तो फिर से बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे। आपको बताएंगे आज नीतीश कुमार के मंच पर होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह क्यों नहीं आए, लेकिन इससे पहले 20 सेकंड का स्पॉन्सर मैसेज। लालू और राहुल गांधी आज इसलिए नाराज हो गए क्योंकि राजनाथ सिंह उनके साथ मंच पर नहीं आए। पटना में चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर एक प्रोग्राम हुआ जिसमें होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और रेल मंत्री सुरेश प्रभु को भी आना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इन दोनों ने आने से इनकार कर दिया। इसलिए लालू और नीतीश नाराज हो गए। नीतीश को इसमें इनटॉलरेंस नजर आया। हर तरफ टकराव का दौर है, असहिष्णुता का दौर है। आज भी गांधी जी का विचार प्रासंगिक है। ऐसी स्थिति में देश को आगे बढ़ाने के लिए गांधीवादी विचारकों को ही तय करना पड़ेगा कि हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए। आज के कार्यक्रम के अवसर पर तो हमने सबको आमंत्रित किया। कोई पार्टी नहीं जो बिहार में एग्जिस्ट करती है उनको हम लोगों ने आमंत्रित नहीं किया होगा, लेकिन आना न आना तो उन पर निर्भर है।
हमने तो केंद्रीय गृह मंत्री जी को भी आमंत्रित किया, उन्होंने सहमति दे दी, लेकिन अंतिम मौके पर जिस कारण से भी हो वे नहीं आए। और यह कोई राजनीतिक उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम नहीं है। नीतीश कुमार ने अपनी बात सलीके से कही, लेकिन लालू ने कहा उन्हें घुमा फिरा कर बोलना नहीं आता। अगर राजनाथ सिंह को नहीं आना था तो पहले आने की मंजूरी क्यों दी थी? गॉडसे की विचारधारा और गांधी की विचारधारा एक साथ नहीं चल सकती। मुझे कोई लटपट बात करने नहीं आती है। ये कार्यक्रम कोई नीतीश कुमार का नहीं है, ये लालू यादव का नहीं है। आपको नहीं आना था तो फिर कंसेंट क्यों दिया था? यहां से नाम हटाना पड़ा, कुर्सी पर से कुर्सी बदलना पड़ा। फिर एक तरफ बापू के हत्यारे नाथूराम गॉडसे और गांधी बाबा को दूसरे तरफ माला पहनाना या डंबर नहीं चलने दिया जाएगा। नहीं आया तो मत, उससे क्या फर्क पड़ता है? यहां से खाली पैर हम लोगों ने लौटा दिया। मंच पर राहुल गांधी भी थे। उन्होंने सीधे सीधे राजनाथ सिंह के न आने पर तो कमेंट नहीं किया, लेकिन बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना लगाया। बात वही कही जो वो अक्सर कहा करते हैं। जो भी गांधी जी ने किया हिंदुस्तान की जनता को जोड़ने के लिए किया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर जात के लोगों को जोड़ने का काम किया। उनके सीने में जो 3 गोलियां लगी थी वो इसलिए लगी थी कि वो हिंदुस्तान को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये जो हमारा तिरंगा है ये सिर्फ एक कपड़े का पीस नहीं है। इस तिरंगे के पीछे भाईचारा है, प्यार है। ये देश सत्य का देश है और चाहे किसी के पास भी सत्ता हो, अगर वो इस देश में नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, अगर वो इस देश को डराने की कोशिश करेंगे, तो ये देश उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ये तो बिल्कुल साफ है कि राजनाथ सिंह ने इस प्रोग्राम में आना अंतिम वक्त पर इसलिए कैंसिल किया क्योंकि वो लालू यादव के साथ स्टेज शेयर नहीं करना चाहते थे। लालू यादव सजा याफ्ता हैं। वैसे व्यवहार में आमतौर पर राजनाथ सिंह मर्यादा का बहुत ध्यान रखते हैं और उनका स्वभाव यह है कि वो छोटी मोटी बातों को बड़ा इशू नहीं बनाते। इसलिए आखिरी मिनट पर ऑफिशियल फंक्शन से दूर रहने का फैसला करना उनके लिए आसान नहीं रहा होगा। अब आपको दिखाते हैं कि कश्मीर में मौजूद पाकिस्तानी आतंकवादी किस तरह डेमोक्रेसी का कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवादियों ने अपनी रणनीति बदली है और अब आतंकवादी पब्लिक स्पेसेस पर अटैक नहीं कर रहे, लोकल पॉलिटिकल लीडर्स और कश्मीर के पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं। उन लोगों का उनके घर जाकर उनका मर्डर कर रहे हैं, उनके सिर पर गोली मार रहे हैं, जो आतंकवादियों के खिलाफ पुलिस का साथ देते हैं। रविवार को बांदीपुरा के हाजिन गांव में रहने वाले अब्दुल राशिद को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने गोली मार दी। 2 पाकिस्तानी आतंकवादी अपने साथ 2 लोकल मिलिटेंट्स को लेकर आए थे। लोकल मिलिटेंट्स अब्दुल राशिद के बेटे के दोस्त थे। बेटे ने दरवाजा खोल दिया। पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल राशिद को अपने साथ दूसरे कमरे में ले गए और उसके सिर पर गोली मार दी। अब्दुल राशिद के बेटे ने पूरी वारदात बयान की और कहा कि पाकिस्तान ने उनके पिता को मार डाला। हमारे 2 हमसाए लड़के आए थे हमारे घर में, जिन्होंने बोला था कि गेट खोलो, और डैडी ने बोला था उनको गेट खोलो, उनका गेट खोल दो, क्योंकि वो हमारे हमसाए लड़के हैं, हमारे अपने थे। तो उनके साथ 2 और लड़के थे जो बाहर के थे, यहाँ के नहीं थे। उनके चेहरों पे मास्क था और वो मेरे बाप के पास आए। मेरे लगता था वो मिलिटेंट्स थे? जी हाँ, उनके पास बंदूक थे। मेरा बाप दरवाजे पे खड़ा था, मेरा बच्चा उसकी गोद में था। तो उन्होंने मेरे बाप को अंदर लिया, बोला आपसे बात करनी है। तो उसने बोला मुझे पता है आप मुझे गोली मारने आए हो, आप मार सकते हो। उन्होंने बोला हम गोली मारने नहीं आए, हम आपसे बात करने आए हैं। तो इतने में क्या हुआ कि वो बैठे नीचे, उन्होंने पानी पी और मेरे बाप को बोला आपके साथ हमें बात करनी है अंदर। बाहर से उनका दरवाजा बंद किया तो उसको अंदर गोली मार दी उन्हें सर में। मुझे बाप के मरने का अफसोस होता नहीं है जितना इस दोस्त का अफसोस है। किस वजह से मार दिया? क्योंकि वो तो सबको पता ही है, वो हिंदुस्तान के साथ था, हमें पता था कभी न कभी तो उसको पाकिस्तान वाले मार ही देंगे।
पिछले 24 घंटों में आतंकवादियों ने साउथ कश्मीर में पीडीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों पर कई हमले किए हैं। पुलवामा के राजपुरा में पीडीपी वर्कर बशीर अहमद डार के घर पर हमला किया, उसको गोली मार दी। मिलिटेंट्स ने बशीर के भांजे अल्ताफ अहमद को भी गोली मारी। बशीर की तो मौत हो गई और अल्ताफ अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती है। आतंकवादी मासूम कश्मीरियों की सिर्फ हत्या नहीं कर रहे, इसके अलावा घर घर जाकर लोगों को डरा रहे हैं। लश्कर और हिजबुल के आतंकवादी लोगों के सीने पर बंदूक रखकर उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर रहने के लिए धमका रहे हैं। आतंकवादियों ने लोगों पर AK-47 तानकर जबरदस्ती माफी मंगवाई। इन लोगों के जरिए दूसरे लोगों से पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहने के लिए धमकाया। ये आतंकवादी पुलवामा के चाटपुरा इलाके में गए, वह बशीर अहमद को पकड़ा। बशीर अहमद पीडीपी के साथ जुड़े थे, वो ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन इन लोगों ने बशीर अहमद से कहलवाया कि वो किसी तरह की सियासी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। आतंकवादियों ने उनसे इंडिया के खिलाफ नारेबाजी करवाई। आतंकवादियों ने ये सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड करवाया और इस वीडियो को घर घर बंटवा दिया। आज से मेरा किसी तंजीम या किसी सियासी पार्टी या ट्रेडर्स फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट था, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस तंजीम से। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये कहता हूँ कि आज हालात ऐसे नहीं हैं कि किसी तंजीम में रहकर कोई काम करेगा। मैं खुदा को हाजिर नाजिर रखकर ये कहता हूँ कि आज से मेरा किसी सियासी ट्रेडर्स फेडरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बशीर अहमद वानी साहब के ट्रेडर्स फेडरेशन प्रेसिडेंट, और मैं आवाम से माफी मांगता। ये आतंकवादी पीडीपी के एक और वर्कर वली मोहम्मद भट्ट के घर भी गए। वली मोहम्मद भट्ट पीडीपी के एजेंट थे, वो लोगों को पोलिंग बूथ तक ले जाते थे। ये बात आतंकवादियों को पता लग गई। आतंकवादियों ने वली मोहम्मद भट्ट को गन पॉइंट पर बयान देने के लिए मजबूर किया। गन पॉइंट पर आज़ादी के नारे लगवाए, एंटी इंडिया स्लोगन बोलने के लिए कहा और सियासत में शामिल होने के लिए माफ़ी मंगवाई। तमाम मुसलमान भाइयों मिलकर तमाम मुस्लिम लूकन अपील करान कि मे ताल्लुक मे जमात बह सुबह दो सपदान तक गंद सियासत प्रत पे गसन कह जवान ये शहीद गई इन जान ये तकलीफ अयालन गाज गो तो तथ नजर थे अगर मे युतान कह गलती गम बहुत माफी मंगान तुम मे दी माफी महज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर मे मुझे गलती गई तथ दी माफी, दोबारा कर दो इस हरकत की, दोबारा कर दो इस हरकत। आतंकवादी अब जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों और उनके परिवार वालों को निशाना बना रहे हैं। पिछले कुछ दिन में 7 कश्मीर पुलिस के जवानों के घर पर आतंकवादी गए, धमकियां दी। इसलिए आज राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुलिस वालों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। कश्मीर घाटी में रहने वाले पुलिस वालों को अपने घर न जाने की सलाह दी गई है। पुलिस का कहना है कि आतंकवादी पुलिस वालों को निशाना बना सकते हैं। खासकर साउथ कश्मीर के पुलिस वाले आतंकवादियों के रडार पर हैं, इसलिए फिलहाल वो अपने घर न जाएं। टेररिस्ट ने अपने टैक्टिक्स बदले हैं, वो पुलिस को उनके रिलेशंस को किल कर रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स के रिलेशंस को किल कर रहे हैं जो है प्रेशर बनाने के लिए। तो ये एक प्रिवेंटिव एक मेजर्स लिया होगा, तो उस कारण से ये हुआ होगा। अदरवाइज वार है, वार के साथ एनिमी भी जैसा स्ट्रेटजी बदलता रहता है, इस तरीके से गवर्नमेंट को भी और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है। फॉर द टाइम बीइंग डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डील विद देम वेरी फर्मली एंड वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। आपने देखा किस तरह से बंदूक के दम पर मिलिटेंट्स ने सीधे साधे लोगों से उनके बयान दिलवाए, उनको डराया, धमकाया। शोपियां में हाजीपुरा इलाका है, यहाँ पर महराज अहमद और अब्दुल रशीद नाम के 2 पुलिस वालों के घरों में तोड़फोड़ की और दोनों को इस्तीफा देने को कहा। अब्दुल रशीद घटना के वक्त पर घर पे नहीं था, लेकिन महराज की पिटाई की गई और मस्जिद में पुलिस वालों को इस्तीफे देने का ऐलान भी करवाया गया। साफ है आतंकवादी समझ गए वो सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अब पब्लिक में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आतंकवादी खुद को कश्मीरियों का हमदर्द कहते हैं और कश्मीरियों के सीने पर बंदूक तानते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। कश्मीर में आतंकवादी पत्थरबाजों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन सरकार की कोशिश है कि कश्मीरी नौजवानों को नुकसान न पहुंचे। इसलिए आज केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। कश्मीर में अब सिक्योरिटी फोर्सेस को पत्थरबाजों से निपटने के लिए प्लास्टिक बुलेट्स दी जाएंगी।
क्राउड कंट्रोल करने के लिए प्लास्टिक बुलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हालात काबू में नहीं आए तो पैलेट गन लास्ट ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। वैसे प्लास्टिक बुलेट्स की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। शुरुआत में करीब 3 लाख बुलेट्स कश्मीर भेजी गई हैं। ज़रूरत पड़ी तो और बुलेट भेजी जाएंगी। इसके अलावा रबर बुलेट्स, पावर शेल्स, टीयर स्मोक एमिनेशन के अलावा बॉडी आर्मर गियर भी जवानों के पास भेजा जाएगा। ये सही है कि कश्मीर में हालात को ख़राब करने की लगातार कोशिश की गई है। ये भी सही है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। आतंकवादी हर तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, कश्मीरियों को डरा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को शीट की तरह इस्तेमाल करते हैं। सेना के जवानों के साथ जिस तरह से बदतमीजी की जा रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया जा रहा है, इसके बाद भी सरकार की कोशिश है कि कश्मीरी नौजवानों को नुकसान न पहुंचे। इसलिए पैलेट गन के बजाय प्लास्टिक बुलेट के इस्तेमाल का फैसला किया। मतलब सरकार को कश्मीरियों की फिक्र है, सरकार को भरोसा है कि कश्मीरियों के दिल जीते जा सकते हैं, उन्हें समझाकर सही रास्ते पर लाया जा सकता है। आज दिल्ली में एक शख्स पकड़ा गया और हलचल तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुई। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर नाम के शख्स से 1 करोड़ 30 लाख रुपए का कैश बरामद किया। इस शख्स ने बताया कि पैसा शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरन का है। यह रकम इलेक्शन कमीशन में किसी को रिश्वत देने के लिए दी गई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आज दिनाकरन के खिलाफ केस दर्ज किया। दिनाकरन पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव आयोग से पार्टी का सिंबल पाने के लिए एक ब्रोकर को 50 करोड़ रुपए दिए थे। जयललिता की मौत के बाद ऑल इंडिया अन्ना डीएमके में 2 गुट बन गए थे। एक तरफ ओ पन्नीरसेल्वम का गुट है और जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, दूसरा शशिकला का गुट है। दोनों ही गुट पार्टी सिंबल पर अपना दावा कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर दिया था। इल्जाम यह है कि सुकेश चंद्रशेखर ने दिनाकरन से पार्टी सिंबल दिलाने के नाम पर 50 करोड़ रुपए लिए। हालांकि अब दिनाकरन का कहना है कि वो किसी सुकेश चंद्रशेखर को नहीं जानते, अपनी जिंदगी में कभी इस नाम के शख्स को मिले ही नहीं। How does a broker or somebody say that it is money from TTV Dinakaran? The person whom I doesn't know, only just now I saw him the TV channel, some English channel, his photograph, he is arrested like. If there is any someone from the police, Delhi police, I will legally face it. What is there? I will answer them. And I don't know anybody by this name. I didn't ever come in my life in that name, Sukesh Chandrasekhar. And I didn't bribe for anyway. I bribed to anybody for anything. दिनाकरन ने कहा उन्होंने कभी किसी को कोई ब्राइब नहीं दी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर से पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है। सुकेश चंद्रशेखर के साथ दिनाकरन के रिश्ते क्या थे, इसके सबूत भी पुलिस के पास है। सुकेश चंद्रशेखर ने AIADMK शशिकला फैक्शन के श्री टीटीवी दिनाकरन से 50 करोड़ रुपए लेकर इलेक्शन कमीशन से एक फेवरेबल ऑर्डर दिलाने का वादा किया था। श्री चंद्रशेखर के पास से 1 करोड़ 30 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और साथ में 2 लग्जरी कार भी रिकवर हुई हैं। पहले तो ये बात सिर्फ सुनते थे कि जयललिता के राजदार होने की वजह से शशिकला ने बेहिसाब दौलत बनाई, इसीलिए एक बार जयललिता ने शशिकला से दूरी भी बनाई। लेकिन शशिकला इस वादे के साथ दोबारा जयललिता के घर में घुस पाई कि वो अपने परिवार के किसी मेंबर से संपर्क नहीं करेंगी। लेकिन जयललिता की मौत के बाद शशिकला तो जेल चली गई भ्रष्टाचार के आरोप में और अपने परिवार वालों को पार्टी में इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बिठा दिया। नतीजा ये हुआ जो आज सबके सामने है। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को फेमा के वायलेशन के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस भेजा है। कार्ति चिदम्बरम और उनकी कंपनी एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के दूसरे डायरेक्टर्स पर आरोप है कि उन्होंने 45 करोड़ रुपए के लेन देन में फेमा के नियमों का उल्लंघन किया। ईडी ने 2 साल की जांच के बाद ऐसा ही नोटिस चेन्नई स्थित वासंत हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को भी भेजा है। ईडी की जांच में सामने आया कि कार्ति चिदम्बरम एक ऐसी कंपनी में थे जिसने वासंत हेल्थ केयर से जुड़े सौदों से मिले पैसों को गलत तरीके से अलग अलग खातों में दिखाया। आरोप है कि कार्ति चिदम्बरम की कंपनी ने वासंत हेल्थ केयर के शेयर फॉरेन इन्वेस्टर को बेचने में फेमा का वायलेशन किया। वासंत हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को फॉरेन इन्वेस्टर से करीब 2100 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा 162 करोड़ रुपए अलग से मिले। इस तरह यह मामला कुल 2262 करोड़ रुपए की डील का है।
कार्ति चिदम्बरम अब तक लगातार अपने बचाव में ये दलील देते रहे कि उनका एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से कोई नाता नहीं है। कार्ति वासन हेल्थ केयर के साथ रिश्तों से भी इनकार करते रहे, लेकिन हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय का कहना है कि ईडी की जांच में इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि चिदम्बरम के बेटे कार्ति का दोनों कंपनियों से नजदीकी रिश्ता है। कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ ईडी को ठोस सबूत हासिल हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि कार्ति अभी तक ये इस बात से इनकार करते थे कि एडवांटेज स्ट्रेटजिक कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं है, वासन हेल्थ केयर से उनका कोई मतलब नहीं। लेकिन ईडी की जांच में ये साफ हो गया है कि एडवांटेज स्ट्रेटजिक नाम की कंपनी का कंट्रोल कार्ति चिदम्बरम के पास ही है। और इस जांच में ये भी निकल करके सामने आया है कि कार्ति चिदम्बरम की कंट्रोल वाली कंपनी ने 45 करोड़ रुपए के फेमा प्रावधानों का उल्लंघन किया है। दूसरी बात अहम सामने आई है कि वासन हेल्थ केयर, इसके बारे में लिखा गया है कि इसने 2262 करोड़ रुपए के फेमा प्रावधानों का उल्लंघन किया है। और इस वासन हेल्थ केयर का रिश्ता भी कार्ति चिदम्बरम से ही निकल करके सामने आया है। अहम बात यह है कि इस पूरे इन्वेस्टमेंट और ये जो मुनाफे की पूरी चेन है, इसके लिंक मॉरिशस और सिंगापुर की कंपनियों से भी पाए गए हैं। तो कार्ति के सामने कई अब जलते हुए सवाल खड़े हो गए हैं। जिन बातों से वो इनकार करते आए थे वो बातें ईडी की जांच में उन पर मोहर लग चुकी है और जांच का दायरा भी काफी फैल चुका है। अभिषेक उपाध्याय के पास ईडी की जांच से जुड़े वो दस्तावेज भी हैं जिनसे पता चलता है कि कार्ति चिदम्बरम को किस किस तरह से फायदा पहुंचा। ईडी की जांच में कार्ति चिदम्बरम के काम करने के तरीके का पर्दाफाश हुआ है। उदाहरण देखिए कि इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि कार्ति चिदम्बरम ने एक वासन हेल्थ केयर कंपनी है उससे 1.5 लाख शेयर लिए जिनकी फेस वैल्यू सिर्फ 1.5 करोड़ थी। फिर से गौर कीजिएगा, 1.5 लाख शेयर सिर्फ 1.5 करोड़ की फेस वैल्यू वाले ले लिए। अब इन 1.5 लाख शेयरों में से जब उन्होंने 30,000 शेयर यानी कि 1/5 शेयर मॉरिशस की एक कंपनी को बेचे तो बदले में उनको 22.5 करोड़ रुपए मिले। यानी कि कौड़ियों में खरीदा और उसके एक हिस्से से ही करोड़ों की धनराशि अर्जित कर ली। ये पूरा तंत्र इस जांच रिपोर्ट में निकल करके सामने आया है। और अहम बात ये भी है कि जिससे खरीदे थे कार्ति चिदम्बरम की कंपनी ने शेयर, जिस व्यक्ति से खरीदे थे उसको भुगतान तब किया जब मॉरिशस की कंपनी से मोटी रकम मिल गई। यानी कि ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत कार्ति चिदम्बरम को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। और ईडी की जांच के ये कागजात इस बात की गवाही पेश करते हैं। वैसे जब इस तरह के आरोप सामने आए, पी चिदम्बरम ने एक ही बार बार कही कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है, बदले की भावना से काम किया जा रहा है, उनके परिवार को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। हो सकता है इस बार भी चिदम्बरम यही कहे, लेकिन इस केस में जो पेपर्स हैं, दस्तावेज हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जो सबूत हैं, उसके बाद कार्ति चिदम्बरम को जवाब तो देना ही पड़ेगा। करप्शन के खिलाफ एक्शन की खबर पश्चिम बंगाल से भी आई। नारदा स्टिंग की जांच कर रही सीबीआई ने आज ममता बनर्जी के करीबी सांसदों और मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज किया। तृणमूल कांग्रेस के एमपी सौगत राय, सुल्तान अहमद, मुकुल रॉय के साथ साथ मदन मित्रा जैसे लीडर्स के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। कोलकाता के मेयर सोवन चैटर्जी पर भी करप्शन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत केस फाइल किया गया है। वेस्ट बंगाल के स्टेट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर फरहाद हाकिम, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी, एनवायरमेंट मिनिस्टर सोवन चैटर्जी के साथ पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर सुब्रत मुखर्जी के नाम भी एफआईआर में हैं। ममता की पार्टी के एमएलए इकबाल अहमद के साथ काकुली घोष, प्रसून बनर्जी और अपरूपा पोद्दार जैसे लीडर्स भी सीबीआई के रडार पर हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले एक स्टिंग सामने आया था जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता स्टिंग ऑपरेशन में चुनाव के दौरान पैसा लेते हुए दिखाई दिए थे। आरोपियों में एक आईपीएस अफसर सईद हुसैन मिर्जा का भी नाम है। सीबीआई ने आज नारदा स्टिंग मामले में 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर करके ममता बनर्जी का सिरदर्द बढ़ा दिया है, क्योंकि इन 13 लोगों में 12 टीएमसी के धाकड़ और बड़े नेता हैं जो ममता बनर्जी के सबसे करीबी हैं। इनमें से 3 तो बड़े धाकड़ सांसद हैं, सुल्तान अहमद, मुकुल रॉय, सौगतो राय। इसके अलावा कोलकाता के मेयर और बहुत ही खास मंत्री सुब्रतो मुखर्जी भी इस एफआईआर में शामिल हैं। और इस मामले में जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई है, टीएमसी में खलबली मच गई है। टीएमसी की ओर से शुभेंदु अधिकारी ने, जो मंत्री हैं, इस वक्त ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि लीगली कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी जाएगी और ये साजिश है, अभी भी टीएमसी कह रही है। लेकिन
इस एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जांच प्रक्रिया शुरू होगी और धीरे धीरे इन 12 लोगों को सीबीआई बुलाएगी और इनसे पूछताछ करेगी, जो ममता के लिए बेहद ही मुश्किल काम होगा। नारदा स्टिंग केस पहले ही ममता के सामने मुश्किलें खड़ा कर चुका है। अब ममता की पार्टी के एमपीज, एमएलएज, उनकी सरकार के कई मंत्रियों के नाम एफआईआर में आ गए हैं। जाहिर है ममता दीदी नाराज तो होंगी, नरेंद्र मोदी को भला बुरा कहेंगी, बदले की कार्रवाई कहेंगी, साजिश कहेंगी, लेकिन अब जांच तथ्यों पर होगी और असलियत सामने आएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज की एक अच्छी खबर, एक ऐसे मुस्लिम परिवार की बात जो गायों के लिए जी जान से काम करते हैं। अब आज की अच्छी खबर आपको बता दें, आजकल देश में गौहत्या पाबंदी को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। गौहत्या पर पाबंदी को मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा है, लेकिन आज हम आपको पुणे के एक ऐसे मुस्लिम परिवार से मिलवाएंगे जो 4 पीढ़ियों से गायों की सेवा कर रहा है। ये परिवार बेसहारा गायों की देखभाल करने के साथ साथ देसी गायों की नस्ल को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। बड़ी बात यह है कि ये लोग ये पूरा काम कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं करते। अब भी ये परिवार गायों पर अपनी जेब से पैसे खर्च करता है। गायों की देखभाल करना इस परिवार का शौक है। पुणे के लूणी गांव में पठान परिवार की गौशाला काफ़ी फेमस है। नाम है रचना गौशाला। शुरुआत हुई थी 40 साल पहले। जब्बार खान पठान और उनकी वाइफ ने इसकी शुरुआत की थी। तब उनके पास सिर्फ 6 गायें थी। अब इस गौशाला में गायों की संख्या 376 है। इस परिवार को आसपास जो भी बेसहारा गायें दिखती हैं उसे गौशाला में ले आते हैं। गौशाला में गाय का इलाज होता है, हाईटेक ट्रीटमेंट का इंतजाम है। गौशाला 40 एकड़ ज़मीन में है। 10 एकड़ में गाय रहती हैं और बाकी 30 एकड़ पर चारा उगाया जाता है। गौशाला की गायें हर रोज़ करीब 400 लीटर दूध देती हैं। 200 लीटर गाय के बछड़ों के लिए छोड़ दिया जाता है और बाकी दूध से होने वाली आमदनी गौशाला के रखरखाव पर खर्ची होती है। पठान परिवार की नई पीढ़ी अब गायों के नस्ल सुधारने के लिए साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। इतने सारे सालों की मेहनत के बाद कुछ गाय ऐसी मिली है, जैसे खिलार में नॉर्मली 2-3 लीटर दूध देने वाली गाय मिलती है। हमारे अच्छे संवर्धन के कारण कुछ ऐसी गाय बनी है जो 13 लीटर तक दिन में दूध देती है 2 वक्त का। नॉर्मली 1 साल में एक गाय एक बच्चा जो देगी, आईवीएफ से हमें कई सारे बच्चे मिल सकते, यानी अच्छी नस्ल की अच्छा दूध देने वाली ज़्यादा से ज़्यादा गाय हम लोग तैयार कर सकते हैं। गौहत्या के सवाल पर माजिद पठान ने एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। माजिद कहते हैं अगर गाय के फायदे लोग समझ जाएं तो फिर हर कोई गाय को पालने लग जाएगा। गौहत्या बंदी के बारे में राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये किसी एक समाज के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। गाय कितनी फ़ायदे की है ये अगर हर भारतीय को समझ में आ जाए तो हर भारतीय के घर में गाय दिखेगी। हमारी भारतीय नस्ल की गाय है, इसके फायदे अगर विदेश वाले भी समझ रहे तो अभी हम भारतीयों को भी समझना ज़रूरी है। पठान ने एक और बड़ी अच्छी जानकारी दी। उसने बताया कि विदेशी साइंटिस्ट हिंदुस्तानी नस्ल की गायों के दूध को बेहतर मानते हैं, इसलिए वो लोग अक्सर यहाँ आते हैं। अब तक 15 देशों से साइंटिस्ट भारतीय नस्ल की गायों पर जानकारी जुटाने के लिए इनकी गौशाला में आ चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज सुप्रीम कोर्ट से सुब्रत रॉय सहारा के लिए कौन सी बुरी खबर आई, अब कौन सी प्रॉपर्टी नीलाम होगी। आज की एक और बड़ी खबर, सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 28 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने महाराष्ट्र में सहारा ग्रुप की एमबी वैली सिटी की नीलामी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इससे पहले कोर्ट ने सुब्रत रॉय से 13 अप्रैल तक सेबी के पास 5092 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा था, लेकिन सहारा ग्रुप ऐसा करने में नाकाम रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय से कड़े शब्दों में कहा, इनफ इज इनफ। आप एक दिन कुछ कहकर दूसरे दिन से पलट नहीं सकते हैं। आपको पैसा जमा कराने के लिए बहुत वक्त पहले ही दिया जा चुका है। आज की बात में इतना ही।